नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलाहदगी के बाद जम्मू में दर्जनों कारकुनों ने बीजेपी का थामा दामन। प्रेम सागर अजीज, डॉक्टर कमल अरोरा और धर्मवीर जम्वाल दामन थामने वालों में शामिल। रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर में भाजपा की लहर होने का किया दावा। कहा, मोदी सरकार ने जो काम किए उसी का मिल रहा है फल। बीजेपी की लहर होती तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात ही कराते। कश्मीर तो दूर, जम्मू में भी भाजपा की हालत है खराब। गिने चुने खाए पिए लोग ही भाजपा में हो रहे हैं शामिल। पोलराइजेशन कराने तक बीजेपी में इलेक्शन कराने की हिम्मत ही नहीं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर का बयान। और भारत पाक क्रिकेट मैच जश्न पर बोले बीजेपी लीडर देविंदर सिंह राणा। कहा, मुल्क के खिलाफ कोई भी बात नहीं की जाएगी बर्दाश्त। कांग्रेस के मीर ने भी किया पलटवार। कहा, मैच के बाद बधाई देने वालों में पीएम मोदी थे सबसे पहले शामिल। कानून लागू करना है तो वजीर आजम से किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में बहुत कुछ आया चाहता है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत से। और जम्मू कश्मीर की सियासत में रुख करते हैं जम्मू का, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलाहदगी इख्तियार करने के बाद आज मुतअद्दिद लीडरान बशमूल कारकुनान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों में साबिका वजीर जम्मू कश्मीर प्रेम सागर अजीज, और उसके अलावा साबिका एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर कमल अरोरा, और उसके साथ साथ धर्मवीर सिंह जो कि साबिका डिप्टी मेयर जम्मू हैं। इसके अलावा भी और कई जो लीडरान हैं जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से था, अब वो कमल यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और जम्मू के अंदर प्रेम सागर अजीज और दीगर लीडरान या जितने भी लीडरान हैं जो देविंदर रैना और सुरजीत सिंह सलाहिया के बाद पीछे पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आइंदा भी बताया जा रहा है कि और कुछ लीडरान होंगे। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू सूबे के अंदर बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले पीडीपी से भी वहां पर कुछ लोग निकले थे, लेकिन वो अपनी पार्टी और दीगर पार्टियों में शामिल हुए। और बीजेपी पीडीपी से बहुत कम लोग ऐसे निकले जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन जम्मू से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कीमा था वो धीरे धीरे बिखर रहा है, और वो कहीं ना कहीं जहां तक लीडरान का ताल्लुक है वो भारतीय जनता पार्टी में जम हो रहे हैं। और प्रेम सागर अजीज एक बड़ा चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानब से वहां पर था, और माना जा रहा है कि प्रेम सागर अजीज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उसमें साबिका फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर कमल अरोरा बिश्ना से माना जा रहा है कि वो एमएलए रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर, और धर्मवीर सिंह भी उसमें शामिल है। और जब उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता बड़े लीडरान यहां पर थे, और उनका मानना था कि ये दरअसल जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने जो काम किए हैं ये उसी का नतीजा है, उसी का फल है। और इस हवाले से जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंदर रैना ने कहा कि हमने अच्छे काम किए और ये फल मिल रहा है। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर, न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की लहर है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ी शान से लहराया जा रहा है, और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही जय जयकार हो रही है। जिस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शहर का, गांव का, पहाड़ का, मैदान का, समाज के हर वर्ग के लिए विकास के कार्य मोदी सरकार ने किए हैं। ये इसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की है। और आज आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्व
वित्त मंत्री प्रेम सागर अजीज जी हों, बिश्ना से पूर्व विधायक जो 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीते थे डॉक्टर कमल अरोड़ा साहब हों, यहाँ के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर रहे श्रीमान धर्मवीर सिंह जमवाल जी हों, या अरशद चौधरी साहब हों, एडवोकेट साहब हों, और बड़ी तादाद में गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, इन सब ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। चारों दिशाओं में आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की और मोदी साहब की जय जयकार हो रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव जो डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, ये प्रचंड, ये जो लहर है ये दर्शा रही है, ये संकेत दे रही है कि आने वाले असेंबली चुनावों के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री। चले नाज़रीन, आपने देखा रविंद्र रैना जो दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और उनका यह भी मानना है कि डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे तो उसके बाद ही यहां भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो लहराएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर से ही कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर का भी इसी हवाले से बयान आया है। कहीं ना कहीं जो आज रविंद्र रैना ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर ने कहा, उसी का उन्होंने पलटवार किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वाकई जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है तो फिर क्या वजह है कि जो डिलिमिटेशन है उसमें डिले कराया जा रहा है। इसलिए कि इलेक्शन कराने के बारे में उनका मानना है कि ये पोलराइजेशन का वेट कर रहे हैं। यानी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि जब तक वो पोलराइजेशन करेगी तब तक वो जम्मू कश्मीर में एक सीट भी नहीं जीतेगी। गुलाम अहमद मीर का यह भी दावा है कि कश्मीर तो दूर बल्कि जम्मू की जो सरजमीन है वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जो है हार जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि इनमें दम ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत ही नहीं है। ये गुलाम अहमद मीर का मानना है, क्योंकि वो इसी वजह से पोलराइजेशन कराने तक वेट कर रहे हैं। वरना उनका यह भी कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन के बारे में वजीर आजम ने भी कहा था, तब से भी बहुत टाइम हो गया। तो आखिर वजह क्या है कि डिलिमिटेशन में अभी डिले किया जा रहा है? क्या ये इलेक्शन कराने से पहले ही हार तो नहीं है? इस हवाले से गुलाम अहमद मीर मजीद क्या कहते हैं, आइए आपकी नजर करते हैं। अभी तो इस बात का भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जिनके हाथ में डिलिमिटेशन कमीशन की चाबी, जो आज से 6 महीने पहले डिलिमिटेशन आना चाहिए थे, व्हाई दैट इज डिलेड। अगर ये 2011 के सेंसस के मुताबिक उनको बनाना है, 7 सीटें देनी है और रोटेशन रिजर्वेशन देनी है, ये तो जो डाटा है दैट इज अवेलेबल विद देम, तो उसको डिले कर रहे हैं। और कितना डिले करेंगे नोबडी नोस। क्या रीजन है? उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया कब शुरू करेंगे? वरना आल पार्टी में होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड थे कि हमें डिलिमिटेशन जल्दी निकालना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, अवामी सरकार होनी चाहिए। अब 5 महीने तो तब से भी हो गई, डिलिमिटेशन का कहीं निशान नहीं। तो इसलिए उनको घबराहट है। उनकी जो पॉलिसीज है ये जम्मू कश्मीर के लोग मतलब ओन नहीं कर रहे। यहाँ की बात छोड़ो, शायद कश्मीर में तो कयामत तक नहीं करेंगे बीजेपी के पॉलिसीज को। गिने चुने कुछ पेड लोग हो सकते हैं, मगर अवाम तो नहीं करेगा। मगर जम्मू में जहां उनको सीटें मिलती आई, लोकसभा मिली और असेंबली मिली, आज उस फील्ड में भी लोगों को फील है, महसूस है कि बीजेपी दिन दिहाड़े हमें लूट रही है। महंगाई आसमान छूने वाली है, गैस, पेट्रोल, डीजल कहां पहुंच गया, आम खाने पीने की चीजें कहां पहुंची। शायद उनको ये फीलिंग है कि चाहे वो कितने भी इधर उधर से पकड़ के लाए, जितने भी खाए पिए लोग हैं उनको लाए, मगर अवाम शायद अब बीजेपी को सपोर्ट करने वाली नहीं है, इवन इन जम्मू। तो उस बात का घबराहट है उनको। जब तक न कोई और डेवलपमेंट के अलावा, लोगों की वेलफेयर प्रोग्रामों के अलावा कोई फिर वो पोलराइजेशन का तरीका नहीं निकालेंगे और उनको लगेगा नहीं कि हमें कुछ खाता खुलेगा जम्मू में, तब तक वो चुनाव करेंगे। चले, गुलाम अहमद मीर को आपने सुना, तब तक भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर।
जब तक न वो पोलराइजेशन करेगी। और जो कुछ लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका कहना है कि गिने चुने खाए पिए लोग ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच खेली गई और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जीता तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग जश्न मनाने को लेकर अब कानून के हत्थे चढ़ गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी अब हो रही है। उस पर अगरचे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान तालिब इल्म हैं जिन्हें आगरा के अंदर हिरासत में लिया गया है, और उस पर जब कार्रवाई हुई तो महबूबा मुफ्ती ने न सिर्फ वजीर आजम को खत लिखा बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब सियासी जमातों ने इस पर आवाज उठाना शुरू किया था। तो यही सवाल जब आज देवेंद्र राणा, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर थे, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, तो देवेंद्र राणा से भी जब जम्मू के अंदर जो ज़राई ब्लॉक से वाबस्ता नुमाइंदे हैं उन्होंने पूछा कि आपका व्यू क्या है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कहती है कि उन्हें माफी दे जानी चाहिए, या जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोग कहते हैं कि उन्हें माफी मिलनी चाहिए, ये कोई बड़ा उनका क्राइम नहीं है। तो उस पर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि राष्ट्र के खिलाफ यानी मुल्क के खिलाफ बात करना या हरकत, कोई भी हरकत करना, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों को भारत के खिलाफ कोई सरगर्मी भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि भारत के हक में ही बात करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भारत के खिलाफ काम करेंगे, सरगर्मियां चलाएंगे, आवाज उठाएंगे, वो उनके हक में कभी नहीं रहेंगे। राष्ट्र के खिलाफ कोई भी बात कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो हैं वो बर्दाश्त कोई भी मुल्क नहीं करता, और भारत क्यों करे। अगर आप भारतीय हैं तो भारत की इज्जत करना, भारत का निशान कायम रखना आपका फर्ज है। भारत के हित के खिलाफ या भारत के खिलाफ कोई भी बात जो है कोई भी शख्स करे उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ना किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो सपोर्ट की जा रही है इससे कहीं ना कहीं एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, उनको क्या मिलती है? एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैन नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी कंट्री। भारत एक सुदृढ़ और मजबूत जमहूरियत है, लेकिन उस जमहूरियत में कोई भी आदमी जो गैर राष्ट्रीय बात करेगा, एंटी नेशनल बात करेगा, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश विरोधी ताकतों को ना तो कोई आदमी सपोर्ट करना मुनासिब है और ना ही देश। चले, मुल्क के मुखालिफ कोई भी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन क्रिकेट मैच पर जश्न मनाना क्या ये मुल्क के मुखालिफ है? ये अभी भी मुल्क के अंदर सवाल ही बना हुआ, क्योंकि इस पर अभी कोर्ट की जानब से कोई भी फैसला नहीं आया है, क्योंकि इस पर अभी भी कुछ सियासी जमातों को तहफुजात हैं, और ये तहफुजात गुलाम अहमद मीर को भी है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के सदर है। उनका कहना है कि क्रिकेट खेल में न जात है, न पात है, न मुल्क है, न सियासत है, बल्कि ये खेल है और ये खेल ही रहना चाहिए। भारत पाक मैच में जब भारत ने हारा तो उसके बाद भारतीय कैप्टन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गले लगाया, और वो क्रिकेट मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, ये गुलाम अहमद मीर का मानना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान जीत गई तो उसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और पाकिस्तान की टीम को मुबारकबाद दी, और उसी जज्बे के तहत अगर अवाम में से किसी ने पाकिस्तान टीम के हक में, क्रिकेट टीम के हक में जश्न मनाई तो उसके खिलाफ कानून क्यों लगाए जाते हैं, और अगर कानून ही लगाने हैं तो फिर शुरुआत वजीर आजम से ही होनी चाहिए। मैच हो या इंडिया न्यूजीलैंड हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो, ये गेम्स तो एक अलग दुनिया है। उसमें न तो जात, न पात, न मुल्क, न सियासत होना ही नहीं चाहिए। और मैं तो उस T20 में 2 खूबसूरत चीजें देखी। एक खूबसूरत चीज, इंडिया ने हारा और इंडियन कैप्टन ने जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को गले लगाया और उस कैप्टन को अप्रिशिएट किया, वो एक मिसाल है हमारे सामने। दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री, इंडिविजुअली पार्टी वाइज हमारी आइडियोलॉजिकल फाइट है उसके साथ में, वह देश का प्रधानमंत्री तो है, 135 करोड़ लोगों का तो वो प्रधानमंत्री है, तकदीर है। और देश का प्रधानमंत्री उसके बाद ट्वीट करके पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद देता है,
जब देश का प्रधानमंत्री मुबारकबाद देता है तो देश के 135 करोड़ के बिहाफ से देता है। तो अब अगर उसने मुबारकबाद दिया और नीचे किसी बच्चे ने, किसी नौजवान ने उसी जज्बे के तहत, स्पोर्ट्समैनशिप के तहत में किसी की जीत पर अगर थोड़ी खुशी मनाई, तो उसके लिए अलग कानून क्यों है? देश के प्रधानमंत्री से शुरू करो ना। उसने ट्वीट किया, उसने मुबारकबाद दिया। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। दल बदली का सिलसिला लगातार जारी है, जहां जम्मू में एक तरफ आज कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, वहीं पर श्रीनगर के अंदर भी इसी तरह की तकरीब मुलाकात हुई और यहां ये फायदा आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को होते हुए दिखा, क्योंकि जेकेपीएम के लीडर एडवोकेट आजाद, जिनका ताल्लुक हंदवारा से है, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट छोड़कर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत इख्तियार की और इस मौके पर जेकेपीसी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और दीगर लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। परवाज मीर साहब ने ज्वाइन किया। ये कलमुना हंदवारा से हैं, लेकिन ये हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, एक यंग लॉयर हैं, पहले जेकेपीएम में भी थे, लेकिन बड़े प्रॉमिसिंग यंग मैन हैं और इनके काफी साथी भी थे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब इनके साथ आए हैं, इनका हौसला बढ़ाने आए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले कल में ही विल डू हिज बेस्ट। नज़र अगली खबर में बात करते हैं यौम इत्तिहाद की, क्योंकि कौमी स्तर पर आज नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है और इस दिन की मुनासिबत से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि मुल्क के पहले दाखिला वजीर थे, उन्हें खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश की जा रही है और उन्हीं के जन्मदिन की मुनासिबत से इस दिन को भी मनाया जा रहा है और ये अज़म दोहराया जा रहा है कि मुल्क के अंदर सभी सेक्शंस जो है या सभी लोग जो है उनमें इत्तिहाद कायम किया जाए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत थी जो न सिर्फ हिंदुस्तान के दाखिला वजीर थे, पहले दाखिला वजीर थे, बल्कि जितने भी राजवाड़े थे या जितनी भी प्रिंसिपल स्टेट्स थी 1947 के वक्त तक, तो उन्हें मुल्क हिंदुस्तान में जम करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अहम रोल है और उसी दिन को मुनासिबत से, उसी इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए इस दिन को यौम इत्तिहाद के तौर मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस दिन की मुनासिबत से तकारीब का एहतमाम हुआ और आज श्रीनगर के अंदर भी रन फॉर पीस के नाम से और रन फॉर यूनिटी के नाम से एक दौड़ मुकाबले का एहतमाम किया गया था और इस दौड़ मुकाबले पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह मौजूद थे और उसके साथ साथ दीगर जो पुलिस अफसरान थे वो भी यहां पर मौजूद थे। इस दौरान जो यहां दौड़ मुकाबले का आगाज किया गया तो उसमें जो फातिह नौजवान थे उन्हें एजाजात से भी नवाजा गया, लेकिन इस दौड़ मुकाबले के मौके पर तकरीबन 700 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया और इस दौरान जब डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल में अमन और शांति चाहते हैं, यहाँ के लोग तशद्दुद के बिल्कुल खिलाफ हैं, जहां पर भी कोई तशद्दुद का वाक़ा हुआ यहाँ के लोगों ने सख्ती से ऐसे वाक़ात की खिलाफ वर्जी की और मजम्मत की है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हाथ में पत्थर और गोली के बदले कलम और किताब उठाई जाए और उसी में माँ बाप, समाज, मुल्क की बेहतरी है। इस वक्त हम लोग जिस माहौल को देख रहे हैं इसमें लोग अमन और शांति चाहते हैं। लोग किसी भी तरह के तशद्दुद के खिलाफ हैं। जहां तशद्दुद की कुछ कार्रवाइयां हुई जिसको लोगों ने बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर उसकी मजम्मत की, उसको कंडेम किया और अभी का माहौल इस वक्त फिर से बहुत अच्छा है और आपने देखा है जो बच्चों की पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में सब चीज़ें हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि लोग अमन और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लोग तशद्दुद को रद्द करते हैं, कंडेम करते हैं। हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके इस कदम से हर किसी को तकलीफ पहुंचती है, आपकी अपनी जान भी इसमें जाया होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हथियार उठाने की जगह, जैसा कि पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, उनका पैगाम था कि
हाथ में पत्थर या गोली या बंदूक की जगह हाथ में किताब हो, बच्चे पढ़ें लिखें, अपना फ्यूचर बनाएं और जहां जम्मू कश्मीर की खुशहाली बहबूदी के लिए काम करें। मेरा भी यही पैगाम है कि वेपन उठाने से नहीं, कलम उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, किताब उठाने से, वेपन उठाने से नहीं, अपने समाज, अपने माँ बाप के साथ मिलकर काम करें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और इस स्पेशल रिपोर्ट में एक स्पेशल खबर हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा डिस्पेंशन यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया हो या मरकजी सरकार हो, जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की की जो सरगर्मियां हैं उसमें इजाफा किया गया है। ये दावा है सरकार का, मरकज की हो या जम्मू कश्मीर की हो। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, वो इस खबर से ही पता चलता है कि जब ये मालूम हो चलता है कि जम्मू कश्मीर के 25 डिपार्टमेंट्स के लिए जो मरकजी मामलत वाली स्कीमों के तकमीले का जो रिपोर्ट भेजा गया था मरकज को, वो 18,527 करोड़ रुपए खर्च करने थे साल 2021-2022 माली साल के लिए। लेकिन लगभग 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसमें से अभी 10% का जो रकम है वो मरकज की जानिब से मिला है, यानी अभी भी 90% जो रुकुमात है वो पेंडिंग है, उसका इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से 18,527 करोड़ में से सिर्फ 1,809 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को मिले हैं। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो तामीर और तरक्की की रफ्तार है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 25 डिपार्टमेंट्स में से मुतअद्दिद डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन पर 0% रुकुमात मिले हैं इस साल के लिए, यानी वहां पर कोई काम ही नहीं हुआ है। ये सब जानने के लिए इस वक्त हम चलते हैं अपने साथी, सीनियर साथी सईद तजुमुल के पास और तजुमुल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि तामीर और तरक्की का ग्राफ बढ़ चुका है, रफ्तार बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब से जब हम फंड्स की एलोकेशन का देखते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो फंड्स दिए जा रहे हैं मरकजी मामलत वाली स्कीमों का, वो 10% आ गया है। तो तजुमुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जो डिमांड दी गई थी और उसके हवाले से हमने देखा कि 10% उसका रिलीज हुआ है और बेशतर वक्त इस माली साल का चला गया और कश्मीर के अंदर अब विंटर्स भी आ रहे हैं, हालांकि अभी भी 4-5 महीने हैं। तो क्या आप समझते हैं कि 90% जो रुकुमात है वो इन 5 महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर खर्च हो सकते हैं, तब जब चिल्ला कलां की यकबस्ता रातें हों, दर्जा हरारत माइनस हो और उसके बाद सीमेंट कंस्ट्रक्शन के काम भी कम होते हों? बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। जम्मू कश्मीर में 2 तर्ज के फंड्स हमारे पास आते हैं। एक वो जो हमारा जम्मू कश्मीर का अपना बजट यूटी का होता है, उसके बाद मरकजी मामलत वाली स्कीमें, यानी जिसमें आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपए के माली पैकेज का ऐलान किया था उस वक्त की गवर्नमेंट के सामने, उसमें भी तकरीबन 35 से 40% हिस्सा वो था जो मरकजी मामलत वाली स्कीमें यानी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का ही पैसा आया था। बहरहाल वक्त गुजर गया और अब 2021 तक आते आते जम्मू कश्मीर में 18,000 करोड़ रुपए के बजाय जम्मू कश्मीर में 1,008 करोड़ के बीच में अभी तक पैसा आ चुका है, खर्च हो चुका है। 8 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं और फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने तक अब जम्मू कश्मीर में मौसम और बाकी हालात जो बने हुए हैं उसमें क्या 17,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर पाएंगे या नहीं। जम्मू में मौसम कदर मुख्तलिफ है, लेकिन एलोकेशन बजट का सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का जम्मू कश्मीर को मिलता है। लिहाजा कश्मीर में जिस वक्त आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर 35 से 370 जो है वो यहाँ के विकास या यहाँ आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी, लेकिन चूंकि कोविड-19 के बीचों बीच में कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीमों का पैसा नहीं आ पाया। मैं चंद महकमे आपको गिनवाऊं, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, रिलीफ, रिकंसिलेशन, रिकंस्ट्रक्शन एक डिपार्टमेंट है, उसके बाद जल शक्ति। ये कितने अहम डिपार्टमेंट हैं जो कि मुख्तलिफ आफत समावी और मुश्किल हालात में यहाँ पैसा आपके पास हो और उसके बाद खर्च किया जाता है। इन डिपार्टमेंट के लिए पैसा बागुजारी नहीं हुआ जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पैसा है। इसी तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब जम्मू कश्मीर में जब आप 18,000 करोड़ रुपए का बजट सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमों का जम्मू कश्मीर में खर्च करने वाले थे, साल में बचे हैं 4-5 महीने और 17,000 करोड़ रुपया अभी आपने खर्चना है। मैं कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। हालांकि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में उन्होंने ग्राउंड जीरो से यहाँ की तामीर और तरक्की और पैसों को खर्च करने के मामला देखे हैं और उम्मीद की जाती है कि अगर कुछ महीनों के अंदर पैसा खर्च होता है
तो सही है, वरना ये पैसा लैप्स होके ये जाया हो जाएगा और तामीर और तरक्की विकास 370-35A के मामलात को विकास के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल पूरी जानकारी और अपने एनालिसिस के लिए, क्योंकि अब वक्त काफी कम बचा है इस फाइनेंशियल ईयर का। तो इस तरह से जिस तरह की सरकार ने इस चीज के लिए यही लॉजिक दिया है कि कोविड की दूसरी लहर थी जिसकी वजह से ये फंड्स यहाँ पर उसका अखराज नहीं हो पाया है, ये खर्च नहीं हो पाए हैं, काम नहीं हो पाए हैं। और दूसरी बात यह भी है कि अब 5 ही महीने बचे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम की सूरत हाल से आप भी वाकिफ हैं और कितना काम होता है हम भी इस चीज से वाकिफ हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकार किस रफ्तार से काम कर रही है। किसी भी प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर भी मुकम्मल नहीं किया जाता है तो 5 महीने के अंदर मुकम्मल करने की बात ही नहीं है। तो इस तरह से हतुल इम्कान ये है कि इस 90% फंड्स में से बेशतर लैप्स ही हो जाएंगे, यानी जम्मू कश्मीर के काम नहीं आ सकते हैं। चलिए नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, क्योंकि आज सराय बाला श्रीनगर के अंदर इसी तरह की एक तकरीब मुनाक़िद हुई है जिसमें मुख्तलिफ उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद थे और इस दौरान अज़मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर उस पर रोशनी डाली गई। चलिए नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।